मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 96 संस्करण में आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ वक्तव्य देने के लिए जुड़ गए हैं आदरणीय डॉक्टर आशीष कंधवे जी, जिनका विषय आज का वक्तव्य का है विदेशों में हिंदी अध्यापन, चुनौतियां एवं संभावनाएं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय आशीष कंधवे जी का अभिवादन करते हुए स्वागत करता हूं और समस्त सुधीजनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यान माला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक तथा कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आगे बढ़ रही है और 96वें व्याख्यान में आज हम आपके सम्मुख हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक दोनों महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राचार्य गण को मैं अभिवादन करता हूं और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी एवं समस्त विद्वज्जन, प्राध्यापक साथी, साहित्य प्रेमी, शोधार्थी, विद्यार्थी सबका कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हिंदी विभाग में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर से हम अनुरोध करते हैं कि आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष कंधवे जी का संक्षिप्त परिचय देकर हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान माला जो 96 अंक है हमारा, इस व्याख्यान माला का गंगा कावेरी व्याख्यान माला था, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज व्याख्यान होने जा रहा है और बहुत ही जो है इसके लिए जो समृद्ध व्यक्तित्व हो सकता है उन्हीं के द्वारा डॉक्टर आशीष कंधवे जी का हम लोग गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है विदेशों में हिंदी अध्यापन, चुनौतियां एवं संभावनाएं। हर हिंदी अध्यापक के मन में ये भाव जरूर रहता है कि वो जहाँ पे नियुक्त हो गया है उसके अतिरिक्त उसकी आउटिंग कहीं और हो तो उसको अच्छा लगेगा, भले ही ये प्रदेश स्तर पर ही हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं जो देश में है वो बाहर की ही हैं। और एक बड़ा संस्थान है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जहाँ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष कंधवे जी। उनका वक्तव्य हम सब हिंदी शोधार्थियों, हिंदी अध्यापकों और हिंदी विद्वानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है। आपका जन्म 30 अप्रैल 1973 में हुआ था गया बिहार में। आपने एमए, एमफिल, पीएचडी और एमबीए के कोर्सेज कर रखे हैं। आपकी जो कृतियां हैं हम लोगों के सामने, उनमें से समय की समाधि, जनगण मन, ये काव्य संग्रह है, 21वीं सदी का आदमी काव्य संग्रह, संध्य स्थल काव्य संग्रह, गण काव्य 2013 में लोकतांत्रिक कविताओं का संग्रह है। ऐसी कविताएं जिनमें लोकतंत्र की अभिव्यक्ति हुई है, ऐसे कविताओं का एक संग्रह गण काव्य के नाम से 2013 में आपका प्रकाशित हुआ। गुलमोहर मेरा पता ये काव्य संग्रह है और संपादकीय की चुनौतियां ये काव्य संग्रह नहीं, लेखों का संकलन। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि संपादन के क्षेत्र में जो संपादक की चुनौतियां जिसपे लिखने के लिए पूरी पुस्तक आपको मजबूर होना पड़ा, वो बहुत लंबे संपादन के तमाम चुनौतियों को जूझने के बाद हुआ है। इसलिए बड़ा ही अनुभविक और बहुत ही हम सब लोग के लिए जो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। लेकिन इसके साथ आपने जो संपादन कार्य किया है वो बहुत बहुआयामी है। हिंदी का सामर्थ्य, भाषा की जो ताकत है उसको लेकर के आपने हिंदी के सामर्थ्य को, जिसको हिंदी के भविष्य के रूप में हम लोग देखते हैं, जो क्षमता होगी तो कितना विस्तार हो सकता है, उन सारी चीजों का मूल्यांकन आलेखों में हुआ है, जिसका आपने संपादन किया। 1284 ये काव्य संग्रह है विभिन्न कवियों का, जिसका आपने संपादन किया है। कृष्ण मन, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये भी आपने संपादित किया है। कभी अपने कभी पराये, तेजेंद्र शर्मा, इस पुस्तक का भी आपने संपादन किया है। वाणी उत्सव, ये नरेंद्र कोहली जो बड़े चर्चित उपन्यासकार हैं
उनके आख्यानों का संग्रह है। 9वें तथा 10वें हिंदी विश्व सम्मेलन पर आधुनिक साहित्य के विशेषांक का आपने संपादन किया है, वो प्रकाशित भी हो चुकी है। ऐसे ही प्रतिनिधि प्रवासी कहानियों का संकलन करके आपने उसका प्रकाशन संपादन किया है, प्रकाशित हो गया है। ये ब्रिटेन के समकालीन हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर आधुनिक साहित्य के विशेषांक का संपादन प्रकाशन। ब्रिटेन की लेखिका जाकिया जुबैरी की रचनाओं पर आधारित परदेश में देश शीर्षक है पुस्तक का। इस पुस्तक का संपादन भी आपने किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी रहेंगी। ये मुक्तांजलि वर्ग 1 से 10 तक के लिए जो दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में पाठ्य पुस्तकों के रूप में शामिल है। मैं यहाँ एक बात रुक करके कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने बड़े रचनाकार हुए हैं उन लोगों ने हम वयस्कों के लिए बहुत सारी रचनाएं दी, लेकिन बच्चों के लिए जहाँ से मानसिकता की संवेदनाओं की शुरुआत होती है उस बिंदु पर उनको क्या अच्छी चीजें मिल जाए, वो जो है जिस तरीके की जो है नंदन और चंपक की जो कविताएं हैं बच्चों के लिए, या जो कॉमिक्स वगैरह हैं, वो उनको कितना जो है उनकी मानसिकता के निर्माण में कौन सी भूमिका निर्वाह कर पाएंगी, शायद उसी पीड़ा को समझते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस मुक्तांजलि जो बच्चों के शिक्षण कार्य में लगी हुई है दिल्ली से लेकर के और उड़ीसा तक, तो ऐसे में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मुक्तांजलि, इसका आपने संपादन किया। आपके जो भाषाई, साहित्यिक और सांस्कृतिक सरोकार रहे हैं उनको लेकर के भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आपने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, वक्ता, निर्णायक के रूप में, जेएनयू में आप रिसोर्स पर्सन के रूप में जा चुके हैं। फरवरी 2017 में आपको विश्व हिंदी सचिवालय और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कर सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में आपको भागीदारी करने का मौका मिला। लगभग एक बहुत बड़ी चीज है जो शायद पुराने आचार्यों और जो पुराने हमारे संपादक रहे हैं उन लोगों के द्वारा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनका मंडल कोई बनता रहा हो, ऐसे बड़े रचनाकारों को हम लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन अपने नए साथियों को जो इस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि वो हमारे अलक्षित, अदृश्य और जो है अप्राप्त लोगों को भी हम लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है आदरणीय डॉक्टर साहब का कि 900 नए रचनाकारों को आपने अपने आधुनिक साहित्य पत्रिका के माध्यम से हम सब लोगों के हिंदी साहित्य समाज के सामने लाने का कार्य किया है। 900 नए रचनाकारों को आपने प्रस्तुत किया है हिंदी दुनिया के सामने, ये बहुत बड़ा काम है। अपने आप को प्रस्तुत कर लेना तो सब लोगों के बस में है, लेकिन दूसरों को प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। ऐसे ही आपको 10 देशों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृत सम्मेलनों के आयोजन का भी एक महत्वपूर्ण जो है कार्य आपने किया है। ऐसे ही आपने 100 से अधिक सेमिनार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भी किया है और भाग भी लिया है। बर्मिंघम में ग्रेट ब्रिटेन से आधुनिक साहित्य यूके पत्रिका का 2018 से प्रकाशन आरंभ हुआ। ये विश्व की पहली हिंदी साहित्यिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारत और यूके दोनों जगहों से लगातार हो रहा है 2018 से। 9वें, 10वें, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी और प्रतिभागी के रूप में आपने सहभागिता की है। सन्मार्ग अखबार के अनेक कार्यक्रमों में आप वक्ता और पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त जो इस समय आपका महत्वपूर्ण कार्य है, आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली का जो शीर्ष पत्रिका है गगनांचल, उसके आप संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं आधुनिक साहित्य और आधुनिक साहित्य यूके दोनों पत्रिकाओं के, यूजीसी के लिस्टेड पत्रिकाएं हैं ये। आप साहित्य यात्रा जो पटना से प्रकाशित होती है उसमें सलाहकार संपादन की भूमिका अदा कर रहे हैं। एक और भी काम आपने किया है कि हिंदी को विश्व स्तर पर स्थान मिले, तमाम सारे सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों के द्वारा एक कार्य हो रहा है, लेकिन जिसके अंदर कुछ करने की योग्यता होती है, उल्लास होता है और हौसला होता है, वो कुछ अपने आप ही करना चाहता है। आपने विश्व हिंदी साहित्य परिषद का गठन किया, आप उसके अध्यक्ष भी हैं और जो है बहुत बड़ा काम इससे आप कर रहे हैं। सम्मान और पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है। ऐसे कृति व्यक्तित्व को जिन्होंने लगभग जो है साहित्य और संस्कृति के जो है संस्कृति के हर क्षेत्र में काम किया हो, उसके लिए सम्मान और पुरस्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लगातार मिलते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ पर आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम अपने आदरणीय अतिथि वक्ता के बारे में अपने मंच पर उपस्थित सारे लोगों को उनके बारे में जो जानकारी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है वो देना चाहते हैं, लेकिन विस्तार भय के कारण बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में जो भारत गौरव सम्मान आपको मिला हुआ है, राष्ट्र शिरोमणि सम्मान आपको 2021 में मिला हुआ है,
काव्य गौरव सम्मान आपको भारतीय संस्कृत सेवा न्यास द्वारा 2021 में मिला हुआ है। सूरज प्रकाश मारवा सृजन शिखर सम्मान 2020 मिला हुआ है। भाषा सारथी सम्मान 2020, विश्वारोही रत्न सम्मान न्यूयॉर्क में 2019, श्री राम बेलीपुरी पत्रकारिता सम्मान 2019, राममूर्ति सृजन सम्मान 2018, संस्कृत सृजन विभूषण सम्मान 2017, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य सम्मान, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्यासागर की मानद उपाधि, उर्वशी पत्रकारिता सम्मान, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि, यूनिवर्सल पीस फेडरेशन दक्षिण कोरिया और इंटरनेशनल पीस लीडरशिप कॉलेज थाईलैंड द्वारा आयोजित एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आपको बैंकॉक में विश्व शांति सुशासन व्यवस्था करने में रचनात्मक योगदान हेतु स्नातक की मानद उपाधि प्राप्त जो है दी गई। ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी मॉरिशस, हिंदी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस, कारवट कला परिषद भोपाल, रोटरी क्लब रोटरी द्वारा भिखारी ठाकुर कविता श्री सम्मान, प्रमोद वर्मा स्मृति सम्मान, फ्रीडम सम्मान रायपुर से, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय भारत सरकार और भारत मॉरिशस सरकार का जो संयुक्त उपक्रम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता प्रतियोगिता में 2013 में आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। तो चाहे वो सृजनात्मक लेखन हो, चाहे संपादन हो, चाहे आपके वक्ता के रूप का जो है आदर सम्मान हो, चाहे आपके संपादन का और चाहे आपके स्वतंत्र काव्य संग्रहों का, तो आपने अपने जो है कार्य क्षेत्र को इतना विस्तार दे रखा है, इतने आयामों से जोड़ रखा है, ये सारी चीजें सहज और स्वाभाविक रूप में आपके पास आती ही रहेंगी। साहित्य के सम्मान और पुरस्कार ये सब आपके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन इसी में आपने भूगोल भी काफी देखा है और उस साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्राएं जो की हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पे आवश्यक है। आपने अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ताशकंद, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, रूस, दुबई, आबू धाबी, शारजाह, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जर्मनी, चेक, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ओमान, टर्की, इटली, वेटिकन सिटी, नेपाल आज तमाम देशों का जो है यात्रा कर रखी है। और इस यात्रा के पीछे कोई मनोरंजन की बात नहीं है। साहित्य और भाषा के विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो स्थितियां पूरी दुनिया में है, जो चुनौती के रूप में है कि हम एक वैश्विक गांव में अगर रह रहे हैं तो हम क्या चीजें दे सकते हैं, क्या चीजें ले सकते हैं, क्या चीजें देने से बेहतर समाज बन सकता है, पूरी दुनिया बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकती है, उस पर जो चर्चा हो सकती है वो आदान प्रदान के द्वारा ही हो सकती है, बिना आए गए नहीं हो सकता। तो इन यात्राओं का भी किसी भी कृति व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस संक्षिप्त परिचय के साथ आज मुझे जो अवसर दिया गया, ऐसे महनीय व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहने का और जानने का अवसर मिला, इसके लिए मैं गंगा काव्य व्याख्यान माला के आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आज महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को डॉक्टर आशीष कंधवे जी को सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही जैसा मैंने निवेदन किया था कि संक्षेप में, चूंकि आदरणीय आशीष कंधवे जी का जो व्यक्तित्व है और जो आपका कृतित्व है, इतना लंबा काम है आपका, जितने देशों की यात्राएं आपने की हैं, इतने पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, आपका लेखन कार्य इतना गंभीर है, और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो महनीय कार्य आप कर रहे हैं, गगनांचल और आधुनिक साहित्य जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन कार्य आप कर रहे हैं, तो मैं ऐसे विद्वान वक्ता का पुनः स्वागत करते हुए मैं उन्हें माइक अंतरित करता हूँ सदर कि वो विदेशों में हिंदी अध्यापन चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर अपना वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय आशीष कंधवे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबे चौड़े परिचय के लिए। मैं हमेशा जयशंकर जी ये सोचता हूँ कि व्यक्ति को अपने संज्ञा स्वरूप का विस्तार करना चाहिए, विशेषण से बचना चाहिए, पर आज तो बहुत सारे विशेषण लग गए। सर ऐसा है कि आपका काम ही इतना है, अब थोड़ा जो नए लोग हैं उनको थोड़ा परिचित कराना जरूरी है, इस वजह से हम एक ये परिचय का श्रृंखला चूंकि चलाते हैं साथ में। जी जी जी, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का, जिन्होंने इतना विस्तार पूर्वक एक व्यक्ति के परिचय को देखने के लिए समय निकाला और उसके बाद एक सारगर्भित व्याख्यान टाइप की टिप्पणी कर दी आपने। तो मुझे लगा कि आज ये एक छोटा सा व्याख्यान ही चल रहा है। शैलेंद्र जी को पुनः प्रणाम करता हूँ और आपने मेरा परिचय कराया, मेरा गौरव बढ़ाया, बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर
मंजुनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजुनाथ जी को सादर प्रणाम करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला, नाम बहुत सुंदर है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला। नाम को सुनकर के ही जो आकर्षण पैदा होता है उस समय बच नहीं पाया, क्योंकि इसके पहले जयशंकर जी से तो बातचीत होती रही है, पर इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। नाम बहुत सुंदर है, विशुद्ध रूप से हिंदी, भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन प्रवृत्तियों को परिभाषित कर रही है आपकी ये जो संस्था है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला। विषय भी आज का बड़ा गंभीर है। ये विषय जितना देखने में सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। जब भी किसी भी चीज की संभावना पे बात करनी हो, किसी चुनौती पे बात करनी हो, तो संभावनाएं और चुनौतियों से ही तो निष्कर्ष निकलता है। अर्थात मुझे विदेशों में हिंदी अध्यापन की संभावनाएं क्या हैं, इस पे अपनी बात कहते हुए उन चुनौतियों और एवं संभावनाओं तक पहुंचना है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। आज के इस पटल पे कई महत्वपूर्ण लोग को मैं देख रहा हूं। विवेक मणि मेरे अनुज हैं, आप उपस्थित हैं, अभिनंदन आपका। बिहार से एक युवा पत्रकार सोनू भी जुड़े थे, बहुत पत्रकारिता कर रहे हैं आजकल, सोनू का भी स्वागत है। रमणीक मोहनी का भी नाम मैंने देखा कहीं, रमणीक का भी स्वागत है। आदरणीय योगेंद्र प्रताप जी शायद मंच से जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन। सुश्री कोमल युवा कवित्री हैं, वो भी जुड़ी हैं, उनका भी अभिनंदन। और उन सब का अभिनंदन जिससे मैं परिचित हूं, और उन लोगों का विशेष वैशिष्ट के साथ अभिनंदन जिनसे मैं अभी तक अपरिचित हूं। यानी सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? कोई प्रश्न था क्या? जी सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं। आप एक बार पटल किस काम के लिए है, किस योजना के अंतर्गत आप जुड़ी हैं, स्वयं को एक बार उससे परिचित करा लें। जी सर। मैं भूल भी गया कि क्या बोल रहा था। पढ़ाने का काम तो जयशंकर जी का है, विवेक मणि का है, योगेंद्र प्रताप जी का है, बाकी शिक्षकों का है। राहुल और हमारे जैसे लोग तो पढ़नी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, प्रयास प्रकाशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से कवित्री। बहुत स्वागत है अर्चना जी, बहुत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप जानते ही होंगे डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। बहुत सबका स्वागत जी। मैं उन्हीं के अंडर में सबका परिचय करेंगे, व्याख्यान के बाद सबका परिचय करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। अभी मुझे 45 मिनट का समय दे दीजिए, मेरे ख्याल से जयशंकर जी इतना समय तो होगा ना? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। जो अपरिचित लोग हैं उनसे चिर परिचित हो जाते हैं। और आज के इस व्याख्यान माला जिसकी संख्या 96 है, मतलब अगर 100 पे पहुंचता तो मैं ये कहता कि मैं शताब्दी बनाने वाला व्यक्ति हूँ गंगा कावेरी व्याख्यान माला का। लेकिन चलिए 96 पे नॉट आउट रहना भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो मैं 96 पे नॉट आउट रहूंगा और आगे के वक्ताओं के लिए ये प्रार्थना करूंगा कि वो इसी वैशिष्टता के साथ, अपनी पूरी परिपक्वता के साथ अपने व्याख्यान को रखें और इस व्याख्यान माला को शताब्दी बनाने का, तो शताब्दी कह रहा हूँ, शतक बनाने का अवसर दें। तो आज का जो विषय है वो विदेशों में हिंदी अध्यापन, चुनौतियां एवं संभावनाएं। राहुल का भी स्वागत है, बीएचयू से जुड़े हैं भाई हमारे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और बनारस में रहते हैं। बहुत ओजस्वी वक्ता है राहुल, बहुत स्वागत। मित्रों, जब भी भाषा पे बात करनी हो, चाहे भाषा कोई भी हो, तो सबसे पहले उसके समकालीन परिदृश्य को समझ लेना चाहिए। जब तक आप उसके समकालीन परिदृश्य का आकलन नहीं कर लेते हैं, भाषा के सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक धरातल की अवधारणा को आप नहीं समझ पाएंगे।
ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भाषा को कसौटी पे कसने के लिए। तो आज इन्हीं चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे कि भाषा का धरातल क्या है। जिस भाषा की आज हम बात करेंगे वो हिंदी है। हम भाषाई धरातल पे कहाँ खड़े हैं, हिंदी की सांस्कृतिक अवधारणा कहाँ तक पहुंची है, कितनी पहुंची है, हमारी साहित्यिक चेतना कितनी जागृत है, और व्यावसायिक रूप से हम बाजार में कितने जीवित हैं। जब इन 4 बिंदुओं पे हम बात करेंगे तो हमें इसकी संभावनाओं के बारे में भी पता लग जाएगा और इसकी चुनौतियों के बारे में भी पता लग जाएगा। मित्रों, समकालीन समय में अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसकी उपलब्धियों को गिनाना कठिन है। हमारे पास असंख्य उपलब्धियां हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के बीच में अध्यापन से जुड़े लोग, अध्ययन से जुड़े लोग, शिक्षक और छात्रों के बीच जो चुनौतियां खड़ी होती हैं उस पे मूल रूप से हम लोग केंद्रित रहेंगे, और चुनौतियों के साथ भाषा के विस्तार, उसको स्वीकार करने की जो चुनौती होती है उस पे हम लोग बात करेंगे, और कैसी नई संभावनाएं विश्व पटल पे हिंदी के लिए खुल रही हैं इस पे बात करेंगे। मैं संक्षेप में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया की समस्त भाषाओं का निर्माण समाज के द्वारा हुआ है। जैसी समाज को आवश्यकता थी वैसी भाषा का निर्माण संसार ने किया है। परंतु संस्कृत और हिंदी, संस्कृत से ही निकली हुई हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका निर्माण समाज के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि हिंदी और संस्कृत से समाज का निर्माण हुआ है। तो हम वो लोग हैं जो हम उस भाषा पे बात करने के लिए आज इस पटल पे उपस्थित हुए हैं जिसने कई समाज का निर्माण किया है, कई तरह की संस्कृतियों का विकास किया है। तो निश्चित रूप से उसकी वैश्विक उपलब्धियां, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी संभावनाएं और उसकी जो चुनौतियां हैं, उन सब पे गंभीर चर्चा आज होगी। मित्रों, भारतीय विचार में और भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि अपितु दुनिया का कोई भी विचार हो और कोई भी साहित्य हो, भाषा ही उसके मूल में है। जब तक भाषा मूल में है, अर्थात साहित्य क्या है? भाषा जमीन के नीचे बढ़ने वाली जड़ है जिसके ऊपर साहित्य रूपी पेड़ उगता है, फलता है, बीज देता है, स्वाद देता है और हम सबको जीवंत बनाए रखता है। लेकिन जो भाषा की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के नीचे होती है। संस्कृति की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के नीचे होती है। संस्कृति के जड़ों से जो ऊपर निकलता है, जो पौधा उग जाता है, उस पौधे को हम लोग व्यवस्था के रूप में, सांस्कृतिक चेतना के रूप में, अपने संस्कारों के रूप में, लोक आस्था के रूप में, लोक निवृत्ति के रूप में, लोक परंपराओं के रूप में, लोक बोलियों के रूप में, लोक भाषाओं के रूप में और वर्तमान में लोकतंत्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं। ये सब हमारी संस्कृति है जो हमारी मिट्टी के नीचे दबी है और उसी के नीचे ये पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, बढ़ती है और पकड़ करके जड़ को रखती है। अर्थात हमारे नींव में भाषा होती है, हमारे नींव में हमारी संस्कृति होती है। मित्रों, आज की जो नई पीढ़ी है वो चिंता करती है। उस पीढ़ी में जयशंकर जी भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, विवेक भी शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं जो चिंता करते हैं, जबकि समय चिंतन का है। हम सब भाषा की चिंता कर रहे हैं, क्या होगा हिंदी का, कैसी चुनौतियां होंगी, कौन सी संभावनाएं निकल के आएंगी। विवेक जाएंगे चाइना में पढ़ाने तो वहां कैसी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, किस तरह की समस्याओं से हमें दो चार हाथ करना पड़ेगा, कौन सी नई चीज ढूंढ के ले जाएं। ये सब चिंता का विषय नहीं है। मैं शिक्षकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, ये चिंतन का विषय है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम चिंता करें अपनी भाषा की या चिंतन करें। चिंता करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और हमारे साथ साथ हमारी भाषा भी कमजोर हो जाएगी।
चिंता से चतुराई घटे, मैं कहना नहीं चाहता इसके आगे क्या होता है। और जब हम चिंतन करेंगे तो हम स्वयं को मानसिक रूप से संपुष्ट करेंगे, और जब हम संपुष्ट रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, तो हमारी भाषा भी मजबूत रहेगी, हमारी संस्कृति भी मजबूत रहेगी। यहाँ चूंकि साहित्य जगत के बहुत सारे लोग और हिंदी शिक्षण मूलतः हिंदी साहित्य पे ही आधारित है, व्याकरण के कुछ पक्षों को छोड़ दें तो उसके बाद जो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा का जो पठन पाठन है, वो लगभग हिंदी साहित्य पे ही निर्भर करता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को झांक करके देखिए, वो 3 बातें ही कहते हैं, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। तो ज्ञान के लिए मैं उसको बहुत साधारणीकरण करके कह रहा हूं, ज्ञान के लिए इच्छा बहुत जरूरी है और इच्छा के लिए क्रिया करना बहुत जरूरी है। उसको जयशंकर प्रसाद ने जिस दृष्टिकोण से कहा हो, लेकिन मैं आज के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को बहुत सरल दृष्टि से कह रहा हूं, नई पीढ़ी को, कि चिंता को ज्ञान में बदलिए, चिंता को इच्छा में बदलिए और चिंता को क्रिया में बदलिए। यही ज्ञान, इच्छा और क्रिया को चिंता से चिंतन में बदलना ही किसी भी भाषा संस्कृति के विकास का प्रथम सोपान है। तो हम लोग आज सिर्फ वैश्विक चुनौतियों पे ही बात नहीं करेंगे, बल्कि 2-4 दिनों में 2-4 जो हम भाषा की समस्याओं से लेकर दिन भर होते रहते हैं, उन सब समस्याओं पे छोटी छोटी उदाहरणों के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। बहुत संक्षेप में मैं ये बताना चाहूंगा कि भाषा क्या है। भाषा हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हो तो हमारे लिए वो एक समृद्ध भाषा के रूप में स्वीकार हो जाती है। और कुछ मत कहिए, बहुत टेक्निकल मत बनाइए, क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान परंपरा को साधारणीकरण के जगह उसको बहुत टेक्निकल और क्लिष्ट बनाया है, तो लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और समझने में जो समय लगाते हैं उसी से उनके चिंता की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती है, चिंतन की प्रक्रिया घटती है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत साधारण रूप से समझना चाहिए कि हम जिस भाषा में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें, उसकी संस्कृति को समझ सकें, उसकी साहित्यिक अवधारणाओं को आत्मसात कर सकें, आर्थिक नियोजन कर सकें, राजनीतिक मत प्रदान कर सकें, व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हो सकें, वो भाषा हमारे लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। और निश्चित रूप से भारत के लिए वो और कोई भाषा नहीं हो सकती सिवाय हिंदी के। मित्रों, इसके लिए सबसे जरूरी है इच्छा शक्ति का निर्माण और संकल्पों का क्रियान्वयन। जब तक हम संकल्पों को क्रियान्वित नहीं करेंगे, उसको क्रिया स्वरूप में नहीं लाएंगे, तब तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। वर्तमान सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इन्हीं बिंदुओं को उजागर करने का प्रयास कर रही है, समायोजित करने का प्रयास कर रही है, और पुनः उस लोक परंपरा पे लौटने का प्रयास कर रही है जो हमारा आत्मबल है, जो हमारा आत्म गौरव है, और जो हमें आत्मनिर्भर बनाए रखने की योजना में सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज नवोन्मेष इतनी तेजी से हो रहा है कि प्रज्ञा का स्फोट हो जाता है, सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। हम इतने ज्यादा नवाचार में पड़ गए हैं, इतनी सारी चीजें हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं, आती हैं और जाती हैं। 90% चीजें वो हमारे काम की नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि सूचना क्रांति का दौर है, नवोन्मेष का दौर है, नवाचार का दौर है, डिजिटल क्रांति का दौर है, इसलिए हम चाहे अनचाहे भी उन सूचनाओं को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन सूचनाओं को समाहित करने के लिए भी, प्रसारित, प्रचारित और संप्रेषित करने के लिए भी एक भाषा की आवश्यकता होती है। और ये सूचनाएं, एक घटना अगर आज अमेरिका में घटती है तो उसके 10 सेकंड के बाद उस घटना की जानकारी भारत में होती है।
और उस जानकारी देने वाले जो चीज है, जो वस्तु है, जो संवाहक है, वो भाषा है। आपकी जरूरत की है चाहे नहीं है, लेकिन आपने उस सूचना को ग्रहण कर लिया है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो मानसिक विकास है वो विकसित तो हो रहा है, लेकिन विक्षिप्त भी हो रहा है। अत्याधिक सूचनाएं हमें विक्षिप्त करती हैं। अत्याधिक बिना मतलब की जानकारी हमें अपने मार्ग से भटका देती है। तो मैं आज एक ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, भाषा पे केंद्रित होने के लिए आप नियोजित कीजिए स्वयं को कि आपको क्या पढ़ना है। जब तक ये नियोजन नहीं होगा तब तक शिक्षक और छात्र, शोधार्थी और विद्यार्थी निश्चित रूप से केंद्रित होकर के उस विषय पे काम नहीं कर पाएंगे। जब कोई राष्ट्र अपने गौरव में वृद्धि करता है तो निश्चित रूप से वो किसी भाषा के माध्यम से ही करता है। वैश्विक गौरव किसी भी राष्ट्र का उसकी भाषा से ही होता है, चाहे उसकी नागरिक सुविधाओं के बारे में बात करनी हो, चाहे पारंपरिक आयोजनों के बारे में बात करनी हो, चाहे उस देश के किसी भी व्यवस्था पे बात करनी हो, निश्चित रूप से उस देश की भाषा ही उसकी गौरव गाथा को लिखती है, प्रसारित करती है, प्रचारित करती है और प्रतिष्ठित करती है। हम लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि विश्व में हिंदी की स्थिति क्या है पहले ये जान। जहां तक विश्व में हिंदी कहाँ है, कितनी पहुंची है, अगर इस परिदृश्य का हम एक सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो धरती के 30% भूभाग पे रहने वाले लोग आंशिक रूप से हिंदी जानते हैं। 30% भूगोल के इतनी हिंदी जानते हैं वो कि आपकी भाषा को वो समझ लेंगे, आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। और विश्व के 50% भूगोल पे, भूमि पे ऐसे लोगों की आज उपस्थिति है जो हिंदी भाषा के मौलिक संरचना से परिचित हैं, कुछ शब्दावली से परिचित हैं और निश्चित रूप से उस पे भी वो कुछ ना कुछ आपका अभिनंदन कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। इतना कह ही सकते हैं कि अगर आपको प्यास लगी है तो मैं पानी ला देता हूं। इतनी हिंदी अब दुनिया को आती है। अगर इतनी हिंदी दुनिया को आती है तो विश्व में हिंदी तो हिंदी ही हिंदी है। फिर भी हम हिंदी पे बात करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि विश्व के जिन भूभाग पे हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, पठन पाठन हो रहा है, लेखन सृजन हो रहा है, उसके साहित्यिक सांस्कृतिक सुदीर्घ परंपरा को हम उसका अन्वेषण करें। उनके पास शब्द संपदा कितनी है इसकी गवेषणा करें। विज्ञान और तकनीक में भाषा का उपयोग वो कहाँ तक कर रहे हैं, संचार के माध्यम में भाषा का प्रयोग वो कितना कर रहे हैं, आर्थिक विनिमय में अपनी भाषा का उपयोग यानी हिंदी का उपयोग कितना कर रहे हैं, और वैज्ञानिक अथवा किसी और मानक अनुवाद या मानक किसी प्रयोग के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कितना कर रहे हैं। जब तक इन प्रतिमानों के आलोक में हिंदी की विशेषताओं और वैशिष्टता को सिद्ध नहीं किया जाएगा, इसका वैश्विक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसके वैश्विक मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि हमारी वैश्विक शब्द संपदा क्या है, हमारी साहित्यिक सुदीर्घ परंपरा से वो कितने परिचित हैं, आर्थिक विनिमय में हम कितने कारगर हैं, मानकीकरण हमारी भाषा का कितना हुआ है, अनुवाद की सुविधा कितनी है, और उच्च कोटि की तकनीकी परिभाषा की जो शब्दावली है वो कितने लोगों ने आग्रह पूर्वक स्वीकार किया है। इस पे बात करना बहुत जरूरी है। मित्रों, विश्व के 205 देशों में से 140 देशों में हिंदी का न्यूनतम अधिकतम प्रयोग हो रहा है। कहीं बहुत न्यून रूप से हो रहा है, कहीं बहुत अधिक रूप से हो रहा है। मैं
आंकड़े नहीं दूंगा, क्योंकि आंकड़ों में फंसने के बाद हम गर्व की अनुभूति करने लगते हैं। ये आंकड़े ही हैं जो हमारे भीतर अकड़ ला देती है। आंकड़ों से ही अकड़ बनता है, चाहे वो राशि का आंकड़ा हो, विद्या की डिग्री का आंकड़ा हो, या हिंदी बोलने वाले वैश्विक देशों का आंकड़ा हो। तो जब हम आंकड़े बताते हैं तो हमारे भीतर अकड़ पैदा हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा आंकड़ों से दूर रहता हूं, और उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उन पे आधारित व्यवहारिक बातों को ही कहना, सुनना और करना। मैं ये कह रहा था कि वैश्विक स्तर पे भाषा के निर्धारण के लिए उसकी वैज्ञानिकता का प्रमाणित होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक उसका पूरा मानकीकरण नहीं होगा तब तक वैश्विक स्तर पे कोई भी भाषा स्वीकार नहीं होती है। शब्द की दृष्टि से उसको देखें, व्याकरण की दृष्टि से उसको देखें, तकनीक की दृष्टि से उसको देखें, और जिस भी आपकी योजना हो उस दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। मेरे ख्याल से टेलीफोन आने से भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच बीच में फोन आ जा रहे हैं। तो जब तक हम उसके पूरे के पूरे इन परिदृश्यों को न जांच लें तब तक वैश्विक स्तर पर हिंदी के अध्यापन, अध्ययन, पठन पाठन की जो चुनौतियां हैं वो बनी रहेंगी। मित्रों, जिन महत्वपूर्ण देशों में फिलहाल हिंदी का पठन पाठन चल रहा है, मैं उन देशों के कुछ उदाहरण को लेकर के इसकी समग्रता को परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। हो क्या रहा है कि आज विश्व के लगभग सभी बड़े देशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आप दो तरह से इन देशों को बांट लीजिए। एक तो वो जो विकसित देश है अथवा विकासशील देश है, दूसरा वो जो गिरमिटिया देश है। भाषा, हिंदी भाषा का जो आकलन है, उस आकलन को समग्रता में समझने के लिए जैसे साहित्य को बांटा है आपने, वैसे ही आपको हिंदी को भी बांटना पड़ेगा भाषा के दृष्टिकोण से। गिरमिटिया देशों में प्रयोग होने वाले हिंदी का जो स्तर है और हिंदी का जो मानकीकरण है, वो विश्व के अन्य देशों में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज्यादा शुद्ध है। एक फिजी में हिंदी लिखने वाला व्यक्ति, एक मॉरिशस में हिंदी लिखने वाला व्यक्ति, एक मॉरिशस का हिंदी का शिक्षक, अगर हम निसंकोच कहें तो भारत के भी कई महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से ज्यादा शुद्धता, शुद्ध स्वरूप में हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा कि विश्व के अन्य देशों में किस तरह की हिंदी पढ़ाई जा रही है। जहां तक प्रश्न विश्व में हिंदी के पठन पाठन का है, तो लगभग 108 महाविद्यालयों में और 65 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई आज विश्व में हो रही है। इसमें गिरमिटिया देश तो है ही, फिजी में कम हो गया है आजकल, लेकिन मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है वो एक समृद्ध हिंदी का केंद्र है, जहां पे अनेक शिक्षक हैं और अनेक हिंदी के छात्र छात्राएं हैं। यूरोपियन देशों में, स्पेन में, जर्मनी में, इटली में, हंगरी में, बुल्गारिया में और अनेक कई महत्वपूर्ण, पोलैंड में, यूरोप के अनेक महत्वपूर्ण देशों में हिंदी का पठन पाठन बहुत ही सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। जहां तक हिंदी की वैश्विकता का सवाल है, मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा कि 108 वर्ष से जापान में हिंदी का प्रसारण निरंतर चल रहा है, रेडियो का, बिना किसी व्यवधान के आज तक। तो हिंदी कितनी स्वीकार है विश्व में, चाइना के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाते हैं, ये आपने विवेक मनी से सुना होगा, देखा होगा, उन्होंने आपको बताया होगा। पठन पाठन की स्थिति कई मामलों में विश्व के अन्य देशों में भारत से अच्छी है कि वहां पे हिंदी का पूरा मानकीकरण करके भाषा को भाषा के स्वरूप में पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ क्वांटिटी बहुत हो गई है और हम धीरे धीरे अपनी क्वालिटी, अपनी गुणवत्ता से गिरते जा रहे हैं। विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। मैं कई बार विश्वविद्यालयों की बैठकों में और शिक्षकों से जब मिलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बहुत कम पढ़ाइए लेकिन बहुत गुणवत्तापूर्ण पढ़ाइए। बहुत ज्यादा पढ़ाइए और उसमें गुणवत्ता ना हो तो फिर वो छात्र छात्राएं भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं जो हमने किया है। लगभग विश्व के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है।
लेकिन हिंदी की पढ़ाई एल्ते विश्वविद्यालय हंगरी में, उसका मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एल्ते विश्वविद्यालय हंगरी में हिंदी की पढ़ाई 154 वर्ष से हो रही। डॉक्टर मारिया नजैशी से जब मैं उनके विश्वविद्यालय में हंगरी में मिला तो मैंने उनसे पूछा कि हिंदी कब से यहाँ पढ़ाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी का डिपार्टमेंट तो नहीं है, विभाग नहीं है हमारे यहाँ इंडोलॉजी का विभाग है, और इंडोलॉजी विभाग में हिंदी का जो पठन पाठन है लगभग 150 वर्षों से हो रहा है, और 37 पीएचडी तो खाली प्रेमचंद पे हो गए। ये हमारी वैश्विक उपलब्धि है। रविन्द्रनाथ टैगोर पे और रामचरितमानस पे वरानिकोव में रूस में 1911 में ही रामचरितमानस का जो अनुवाद है वो रूसी भाषा में कर दिया था। तो ये वैश्विक आंकड़े मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। हम लोग सीधे सीधी बात करते हैं पठन पाठन की चुनौतियां, एक भाषा के लिए चुनौती होती क्या है, उसके बाद उसकी संभावनाओं पे भी बात कर लेंगे। भाषा, जयशंकर जी, वही जीवित रहेगी जिसका प्रयोग जनता करती है। जिस भाषा का प्रयोग जनता जितना अधिक करेगी वो भाषा उतने ही पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, वो उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। जैसे गिलोय का पेड़ कहीं भी लगा दो छा जाएगा। तो वो प्रयोग के हिसाब से ही भाषा अपना विस्तार लेती है, और प्रयोग के दृष्टिकोण से भी आज हिंदी विश्व के लगभग 75-80 देशों में तो बोली समझी जा रही है। पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सब जगह सभी देशों में लोग हिंदी में बातचीत करने में सक्षम हैं। मित्रों, यूएई के जो 7 गणराज्य हैं वहां पे 9वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनका पूरा बाजार भारत पे निर्भर करता है, टूरिज्म, पर्यटन से लेकर के और चावल दाल तक। तो उन्होंने अपने यहाँ 9वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना स्वीकार किया है, और ऐसा लगभग वो 30 साल से कर रहे हैं। हिंदी के साथ जो वैश्विक चुनौतियां हैं वही भारत के भीतर की भी चुनौतियां हैं और बाहर की भी चुनौतियां हैं। यानी आंतरिक और वैश्विक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। एक तो बहुत हमारे मन में ये हीन भावना, हीन ग्रंथि उत्पन्न कर दी गई है कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छा पठन पाठन आपका नहीं होगा। अगर आप उच्च स्तर पे किसी पद पे पहुंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। ये जो हीन भावना और पिछड़ जाने की प्रवृत्ति है, ये खाली भारत में नहीं है, विश्व के अन्य देशों में भी, और दूसरी भाषाओं के साथ भी ये समस्याएं हैं। इंडोनेशिया में जो बालिश भाषा है, बालिश के साथ भी ये समस्या है। वो कहते हैं हम बालिश बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम इंग्लिश बोलेंगे तो वैश्विक स्तर पर हमें नौकरियां मिलेंगी। तो ये जो एक हीन ग्रंथि बढ़ी गई है वो एक बड़ा खतरनाक चुनौती है। ये सब मैं अभी वो चुनौतियां बता रहा हूं जो सबके दिमाग में होनी चाहिए। एक समुदाय की भाषा के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। एक ऐसा संकीर्ण मार्ग हमें दिखाया जाता है जिसमें किसी एक समुदाय की भाषा है या किसी एक धार्मिक प्रवृत्तियों को मानने वाले की भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार आजकल दुनिया में हो रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक है। मित्रों, हमने कभी किसी भाषा को धर्म के आधार पर नहीं बांटा है, और धार्मिक आधार पर भाषाओं का विभाजन होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, जो हमारी अनुवाद की समस्या है वो भी एक वैश्विक समस्या है। हम अनुवाद, विशेषकर तकनीकी और शैक्षणिक अनुवाद में ऐसा अनुवाद कर देते हैं जिसका उच्चारण करना या फिर उस शब्दावली का प्रयोग करना, उन समय पे जिन शब्दों का चयन वो हिंदी के लिए करते हैं उसका उद्घोष करना यानी उच्चारण करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो ये एक बहुत मुश्किल समस्या है। दूसरा, उसकी जो आर्थिक संरचना है, लिपि की जो संरचना है, उसका सुबोध और वैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है, जो हिंदी के पास है। इसमें हम विश्व में नंबर 1 हैं। हमसे ज्यादा वैज्ञानिक, हमसे ज्यादा सुबोध और हमसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि दुनिया में किसी और भाषा के पास नहीं है। दूसरा, नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी और उपलब्धियों को जो भाषा समाहित न करे वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में जिस भाषा का प्रयोग ना हो,
हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, आईसीसीआर के अधिकारी अगर विदेश जाकर के एक भी संवाद उस देश के प्रतिनिधि के साथ अपनी भाषा में नहीं स्थापित करते तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी से अध्ययन अध्यापन की समस्याओं का जो उत्पत्ति है वो होती है। मित्रों, जन संचार के माध्यमों में हम कितने परिपक्व हैं और हमारी भाषा कैसी है, ये हमारी समस्याओं पे, हमारे चिंतन पे और हमारी चुनौतियों पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। देश विदेश में हमारे जनसंचार माध्यम जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, उसके माध्यम से ही दुनिया भर को ये पता लगता है कि हम भाषाई स्तर पे कहाँ खड़े हैं। और उसका अनुवाद में हम कहाँ हैं, विश्व के अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में क्या अनुवाद हो रहा है और हमारी भाषा से विश्व के अन्य साहित्य में क्या अनुवाद हो रहा है, ये एक बहुत विकट समस्या है और इस पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। अर्थात भाषा को वैश्विक संवेदना की संवाहिका मान लेनी चाहिए। अब उस संवेदना में साहित्य भी है, संस्कृति भी है, अर्थ भी है, सामरिक व्यवस्थाएं भी हैं, वो सारी चीजें हैं। इस स्तर पर अगर हम जाके देखते हैं तो शिक्षण के क्षेत्र में जब हम आ जाएंगे, विदेशों में हिंदी अध्यापन की अगर हम चुनौतियां देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ बहुत युगांतकारी परिवर्तन के साथ उसको देखना होगा। साधारण दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पे होने वाली चुनौतियों को समझना बड़ा कठिन है। ये तकनीक का युग है, ये क्रियाशील लोगों का युग है। आज शिक्षा को लोग दायित्व नहीं समझते हैं, शिक्षण को दायित्व नहीं समझते हैं, शिक्षण को रोजगार समझ लिया गया है। रोजगार में और दायित्व में बहुत फर्क होता है। तो उस अंतर को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों के पठन पाठन की व्यवस्था में आने वाली सुविधाएं और असुविधाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम भाषा के आधार को पहचानें, उसकी आधार भूमि पे हम लोग बात करें और जिस देश में हम हैं वहां के नागरिकों के लिए सुयोग्य, सुनियोजित और सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करें ताकि आपकी एक सुनिश्चित छवि बने कि आप एक समृद्ध भाषा के संवाहक हैं। असल में क्या होता है कि हम अपने हल्के में लेते हैं कि जो भाषा की नैतिकता होती है उसका बीजारोपण ही नहीं हो पाता है। जब तक भाषा की नैतिकता का बीजारोपण नहीं होगा तब तक एक अध्यापक अपने छात्रों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि भाषाई नैतिकता का बीजारोपण आप अपनी कक्षा में करें। मित्रों, जैसे ही भाषाई नैतिकता का बीजारोपण होगा, विद्यार्थियों में उस भाषा के प्रति जो नैतिक मूल्य है, भाषा का जो नैतिक मूल्य है, उसके प्रति जागरण आ जाएगा, वो जागरूक हो जाएगा और फिर उस भाषा के गरिमा के अनुरूप उसको सीखना शुरू करेगा। प्रौद्योगिकी से लेकर रोजगार देने वाले नए दौर के जो तमाम संपूर्ण रचनात्मक विधाएं हैं उसकी ओर उसका आकर्षण बढ़ेगा, उस भाषा की ओर वो आकर्षित होगा, उससे सृजित होने वाले रोजगार को वो समझेगा, वो कितनी कमाऊ भाषा है इस पर वो चिंतन करेगा और साथ में उस भाषा के समकक्ष और कौन सी भाषा है जो रोजगार में, साहित्य में, संस्कृति में एक दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने में उसे अभिमान की अनुभूति कराता है, उसे स्वाभिमान की अनुभूति कराता है, इस पे वो चिंतन करेगा। जब तक इन बिंदुओं पे बात नहीं होगी तब तक महत्वपूर्ण रूप से भाषा के वैश्विक अध्यापन में होने वाली चुनौतियों को हम नहीं समझ सकते। इसको बहुत सरल तरीके से आज मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि इसको 5-7 भागों में बांट देना चाहिए। हिंदी की स्थिति वैश्विक स्तर पर क्या है, क्या चुनौतियां हैं, इसको 5-7 बिंदुओं में अगर हम बांट दें। पहला, अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है। जी सर। धन्यवाद प्यारी जी, धन्यवाद।
पहला कि विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी के विधिवत अध्ययन की स्थिति क्या है, इसका आकलन करें। विदेशी विश्वविद्यालयों में किस स्तर पे किस नियोजन की हिंदी पढ़ाई जाती है और किस प्रयोजन से पढ़ाई जाती है। जब तक इसको हम नहीं समझ लेंगे तब तक विधिवत उसकी चुनौतियों के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए जरूरी है प्रथम बिंदु के रूप में कि विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भारत से छोड़कर जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहां अध्ययन की वास्तविक स्थिति क्या है, उसका नियोजन क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। अगर उसका नियोजन पर्यटन है तो पर्यटन से संबंधित हिंदी का ही पठन पाठन होगा। अगर उसका प्रयोजन शोध है तो शोध के स्तर पे जाके व्याकरण सम्मत हिंदी, साहित्यनिष्ठ हिंदी उसको सिखाना पड़ेगा। तो एक ये चुनौती है क्योंकि हमें प्रयोजन और नियोजन नहीं पता है। दूसरा, विदेशों में जो शोध कार्य हो रहे हैं वो किस स्तर के हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और भारत में ऐसे कौन से हिंदी साहित्यकार हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। उन विषयों पे शोध करने के लिए जो भारतीय साहित्यकारों के द्वारा रचित है, सृजित है। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा आम जनता में भारतीय संस्कृति तथा भाषाओं के बारे में क्या अवधारणा है। आप इंग्लैंड में हिंदी पढ़ा रहे हैं और वहां की जो आम जनता है, क्या वहां पे रहने वाले भारतीय मूल के छात्र छात्राएं आपके विश्वविद्यालय में यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या हंगरी के एल्ते विश्वविद्यालय में या पेनिस्लाविया में या कैलिफोर्निया के किसी विश्वविद्यालय में जहां हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, क्या भारतीय मूल के लोग उसमें अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं, प्रवेश दिला रहे हैं? नहीं दिलवा रहे हैं। कैम्ब्रिज में मेरी सगी छोटी बहन हिंदी पढ़ाती है, वहां भारतीय मूल का कोई भी छात्र छात्राएं नहीं है। तो एक ये समस्या है कि हम किसके लिए ये नियोजन कर रहे हैं, उस देश में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा के लिए या उस देश के मूल नागरिकों के लिए। अगर वहां के मूल नागरिकों के लिए हम कर रहे हैं तो भाषा के स्तर पे हमें उस स्तर पे जाकर के पठन पाठन करना पड़ेगा जिससे जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं जन्म के बाद, उस स्तर से हमें शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर के एक नियोजित हिंदी का विद्वान उस देश में किसी और मुल्क का, किसी और देश का उत्पन्न होगा। विदेश में बसे हुए प्रवासी भारतीयों में हिंदी कितनी बची है? वो अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने विद्यालय महाविद्यालय में कितनी हिंदी का प्रयोग अब कर रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो स्वयं अपने घर में, जयशंकर तिवारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हैं और अपने घर में भी हिंदी नहीं बोलते हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो अपना दायित्व का निर्वहन करने नहीं जा रहे हैं, अपने रोजगार को बचाने के लिए विश्वविद्यालय जा रहे हैं। तो रोजगार को बचाना और पढ़ाना दो अलग अलग विषय है। आज के समय में पूरे विश्व में पठन पाठन को रोजगार बना दिया गया है। तो उससे हमारा जो शैक्षणिक उन्मेष है, जो शैक्षणिक जागरूकता है, वो तो उत्पन्न नहीं होती है। बस हम केंद्रित हो जाते हैं कि इस डिग्री को लेने के बाद, इस संकाय से अध्ययन पूरा करने के बाद मुझे इतना बड़ा पैकेज मिल जाएगा। तो ये नियोजन ही गलत है। अगर ये नियोजन है तो भाषा के लिए इस नियोजन का परिपालन करना हम सबके लिए भूल है। भाषा चर्चा में रहेगी, भाषा खर्चे में भी रहेगी, लेकिन भाषा बहुत उत्कृष्ट रूप से कोई और बड़ा काम नहीं कर पाएगी। मित्रों, 5वें स्तर पे हमें, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुवाद का स्तर क्या है। अगर वो मौलिक अनुवाद है, अगर वो सुग्राही है, सर्वग्राही है, ऐसा अनुवाद है जो उनको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, तो निश्चित रूप से आपकी जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं घटेंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो द्विभाषी शिक्षक पढ़ाने जाते हैं उनकी शैली क्या है,
क्या उस देश की भाषा से भी वो परिचित हैं जिस देश में वो हिंदी पढ़ाने गए हैं? अगर वो उस भाषा से परिचित होंगे तो निश्चित रूप से अपनी भाषा को ज्यादा सरलता, सुगमता और स्पष्टता के साथ पढ़ा सकेंगे। ऐसे ही एक और विकल्प के रूप में, यानी जो मैंने 5-6 अंगों में कहा कि चुनौतियों को हम बांटकर बात कर सकते हैं, उसमें भाषा को रुचिकर बनाने के लिए भाषा किस तरह से उनके मन में आकर्षण पैदा करे, हमारा सिलेबस क्या कहता है, हमारा नियोजन क्या कहता है, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। यानी विषय वस्तु के निर्माण के समय में छात्रों के रुचि के अनुरूप, उस देश की काल परिस्थिति के अनुरूप हमने कितना कार्य किया है, इसका नियोजन हमें करना बहुत आवश्यक है। अगर ये 5-6 जो मैंने अभी बिंदु बताए, इन सब पे हम ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे तो जो विदेशों में अध्यापन की चुनौतियां हैं लगभग वो समाप्त हो जाएंगी। कल मेरी विवेक मणि से बात हो रही थी कि तुम लोग जब पढ़ाते हो तो तुम लोगों के समक्ष क्या विशेष प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली जो दिक्कत विवेक ने मुझे कहा कि भाई साहब, सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो व्याकरण समझाने की है। हमारे यहाँ व्याकरण में इतने तरह के नियोजन हैं, इतने प्रयोजन हैं, इतनी तरह से हम अपनी चीजों का अभिव्यक्त करते हैं, इतने विकल्प हैं हमारे पास कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो क्या विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे व्याकरण की संरचना करनी पड़ेगी जो सर्वमान्य हो? जैसे अंग्रेजी के ज्ञान के लिए IELTS की परीक्षा पूरे विश्व में ली जाती है और कहा जाता है कि एक मानक अंग्रेजी जानने के लिए IELTS देने के बाद आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि आप फंडामेंटल अंग्रेजी, मौलिक अंग्रेजी जानते हैं। क्या एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थात चीन के संदर्भ में, चीन में पहले भी मेरे मित्र लोग रहे हैं, तिवारी जी से लेकर के, और मेरठ विश्वविद्यालय वाले हमारे जो मित्र हैं वो भी रहे वहां पे, और बहुत वर्षों से मैंने चीन में जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है तिवारी जी, या ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया है? नहीं, आवाज आपकी आ रही है जी, बिल्कुल। तो उसमें जो समस्याएं साउथ ईस्ट एशिया में है वो विशेष करके हिंदी व्याकरण को लेकर के है। चाइना के संदर्भ में तो मैं ये कहूंगा, चूंकि चाइना एक पिक्टोरियल भाषा को समझने और बोलने वाला देश है और उनके पास 1.5 लाख से अधिक ऐसे चित्रावली है जिसके माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी जिज्ञासाओं के और अपने मनोवेगों को वो अभिव्यक्त करते हैं। जबकि हम लोग एक समृद्ध लिपि वाले, एक व्याकरण वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ऐसी संभावनाएं कम ही होंगी कि हमें संपूर्ण व्याकरण को समझ सके। दूसरा, जो आजकल हमने मिक्स मैच हिंदी, पता नहीं जरूरत के अनुसार हम अंग्रेजी के शब्दों का ऐसा घालमेल कर देते हैं कि हिंदी सीखने वाले छात्र छात्राओं को ये समझ ही नहीं आता है कि हम ठीक से हिंदी सीख रहे हैं या आधी अधूरी अंग्रेजी भी सीख रहे हैं। मैं एक शिक्षक का नाम नहीं लूंगा, वो भी प्रसिद्ध शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि आशीष जी, टेबल पे जो बुक रखी है क्या उस पे मैं एक नजर डाल लूं? तो मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था उनसे कि हिंदी का विद्वान शिक्षक टेबल पे जो बुक रखी है ये बोलेगा। अगर टेबल पे बुक रखी है और आपके घर की एक साधारण स्त्री जो कम पढ़ी लिखी है, फैशन की दुनिया की मारी है और ये कह देती है भाषाई फैशन, फैशन वो नहीं कि सौंदर्य का फैशन, भाषाई फैशन, भाषाई फैशन की मारी है और अपने बच्चे को कहती है कि बेटा काऊ नीचे आई है, उसको ब्रेड दे आओ, डिनर करने से पहले हैंड वॉश कर लो, तो फिर वो मास्टर साहब क्या गलत कर रहे थे? दोनों तो एक ही लेवल के हैं। तो आपको एक शिक्षक होने का जो स्तर है उसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ी चुनौती है ये। अगर आप बुक बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप भाषा की हत्या कर रहे हैं एक शब्द बोलने से। अगर आप बाल को हेयर बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप कुर्सी को चेयर बोलेंगे,
मेज को टेबल बोलेंगे, पानी को वाटर बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आप हिंदी शिक्षक के योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए पहले एक शिक्षक और एक आम आदमी के स्तर को आप अपने भीतर जागृत कीजिए कि मैं वो साधारण व्यक्ति नहीं हूं जो भाषाई फैशन के अंतर्गत आकर के ऐसी मिली जुली भाषा बोलूं। अच्छा, समाचार पत्रों के द्वारा भी ऐसा ही किया जा रहा है ना। भारत टाइम्स एनबीटी लिखता है, अब विदेशी कोई छात्र छात्राओं के हाथ में वो पड़ जाए तो वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या है। भारत में दिल्ली में 3 लोगों का मर्डर, हमारे पास हत्या शब्द तो खत्म ही हो गया। ट्रेन एक्सीडेंट में 16 लोगों की डेथ, ऐसे हेडिंग लगा रहे हैं हिंदी वाले। तो भाई अगर ये भाषाई फैशन को लेकर के आपको चलना है, इस तरह से किसी भाषा को मारना है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है जिसमें हम अपनी भाषा में संपूर्ण अपनी शब्दावली के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है मित्रों। दूसरा, उस देश के नागरिक जिस देश में आप पढ़ाने गए हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनके लिए पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। तो आप अगर जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही छवि बल्गारिया में पढ़ाने वाला हिंदी शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, बल्गारियन के मन में भारत की बिल्कुल वैसी ही छवि बन जाएगी। अगर आप वहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, मिलीजुली भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी छोड़ करके जैसे ही मौका मिला आप अंग्रेजी पे उतर आएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना सम्मान खोएंगे और ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप जिस कार्य के लिए गए हैं उसके उत्तरदायित्व को आप समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, एक देश के प्रतिनिधि का दूसरे देश के प्रतिनिधियों के साथ, हमारा एक प्रतिनिधि होता है, विवेक मनी एक प्रतिनिधि है, लेकिन चाइना में पता नहीं उसकी कक्षा में कितने लोग बैठते हैं, 100, 200, 500। विवेक भारत है और वो उधर का देश है। तो इसके चेहरे को देख करके ही ये निर्धारित होगा कि भारत कैसा देश है और इसका भाषाई ताकत कितनी मजबूत है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो स्वयं को शिक्षित करे और अपनी भाषा के उत्तरदायित्व को समझे। मित्रों, राजनीतिक प्रभाव दुष्प्रभाव के अंतर्गत आकर के दबाव में भी भाषाई शिक्षण को दबा दिया जाता है और दायित्वों के निर्वहन की जगह अपने रोजगार को बचाने की जो दोबारा उसकी एक मजबूरी होती है, उसको वो कहीं ना कहीं सिद्ध करने में लग जाता है। इसलिए जो भाषाई मजबूरी है, उस मजबूरी को बिल्कुल आपको छोड़ना, उस व्यवस्था को छोड़ना है और जिस कार्य के लिए आपका चयन हुआ है, नियोजन हुआ है, उसको संपूर्ण रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ, अपनी भाषाई अस्मिता के साथ और भाषाई दायित्व के साथ, उसके संस्कार के साथ आपको उस देश में उपस्थित रहना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, मीडिया की मैंने बात की, लेकिन कल विवेक से ही बात के समय में उन्होंने कहा कि जब भारत के लोग चीनियों से पूछते हैं तो बड़ा ही अपमानजनक लगता है कि वो पूछ लेते हैं कि क्या तुम लोग सांप खाते हो, क्या तुम लोग ठीक से नहाते नहीं हो, क्या तुम लोग गंदे रहते हो। तो भाई इस तरह की जो बातचीत होती है, अगर वो किसी शिक्षक के द्वारा की जा रही है, मैं बहुत व्यवहारिक स्तर पे उतर के बात कर रहा हूँ, सैद्धांतिक पक्ष पे बात करने की मेरी कभी आदत नहीं है। व्यवहारिक रूप से अगर आप इस तरह की बात समाज में करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाषा के लिए आईसीसीआर आपको जहां मर्जी भेज दे, भारत सरकार आपको जहां मर्जी भेज दे, जैसे भी आपका चयन हुआ हो, योग्यता से हुआ हो या सिफारिश से हुआ हो, आप उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को भाषा की गरिमा के अनुरूप, भाषा का एक अघोषित संविधान होता है, उस संविधान के अनुरूप अपने को ढाल करके उस देश में जाकर के अपनी बात कहें। मित्रों, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं मॉस्को गया, मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में सफरमो तलिबो ने मुझसे कहा कि आशीष भाई, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी भारतीय को टेलीफोन करती हूं तो ये समझ करके मुझे हिंदी नहीं आती होगी,
लगातार अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोले चले जाता है, ये पूछे बिना कि मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, मुझे रशियन आती। हम किस मनोवेग में आ गए हैं, किस मनोभाव में आ गए हैं। जैसे ही हम जरा सा समृद्ध समाज में जाते हैं, किसी विशिष्ट समाज में जाते हैं, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो हम अपनी भाषा को तुरंत अंग्रेजी कर लेने की चेष्टा करते हैं। जैसे हिंदी बोलेंगे तो हम पिछड़ेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निराकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही करा सकता है, क्योंकि वही भाषा के प्रति आत्म गौरव की जागृति अपने छात्रों में और देश में और समाज में कर सकता है। ये देश के स्तर पे भी होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होना चाहिए। मित्रों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी संभावनाएं अनंत हैं। अनंत संभावनाओं से भरी हुई विश्व में कोई भाषा है तो हिंदी है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, हिंदी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। हिंदी बिना सब सून, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं। और आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी आती हो, आपको अच्छी हिंदी आती हो तो विश्व भर का पर्यटन, सांस्कृतिक जो एक अवलोकन होता है वो आप कर सकते हैं। दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो पर्यटन से दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं को अब सबसे ऊपर रख रहे हैं, जिसमें हिंदी और बांग्ला है। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहां के जितने भी पर्यटन स्थल है उस पर सबसे ऊपर जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो सौभाग्य से हमारी हिंदी है, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से 65% भारतवासी ही स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो जब हम इतने मजबूत हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो हमारी भाषा की संभावनाएं कम कैसे हो सकती है। बात सिर्फ इतना है कि सारे नियोजन के पश्चात भी हम अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो पाए हैं। बैंक में राजभाषा अधिकारी शाम को बैलेंस शीट बनाते हुए मिलते हैं, तो हिंदी का विकास कैसे संभव? अगर आप राजभाषा अधिकारी से बैलेंस शीट बनवाएंगे तो बेचारा नौकरी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। यही चुनौतियां वैश्विक स्तर पे भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र ICCR के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में लोग जाते हैं, वहां पे हमें सुनने को मिलता है कि हमारे जो उच्चायोग है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, वो किसी भी कार्यक्रम में किसी भी स्तर पे हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत आग्रह के बाद भी 2-4 पंक्तियों में अगर कुछ कह दें तो कह दें, अन्यथा वो अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हमारा मार्गदर्शक, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारा नेता, हमारा नायक ही नहीं करेगा तो उसके अधीनस्थ कर्मचारी तो उसके अनुगामी होते हैं और फिर वही बात कहूंगा, वो अपनी नौकरी बचाते हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि 3 साल के लिए मैं गया हूं, किसी तरह 3 साल कट जाए। मित्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, हिंदी की वैश्विक संभावनाएं देखिए, उसमें हिंदी प्रथम भाषा के रूप में विश्व में स्थापित हो रही है। क्योंकि अगर कोका कोला को भी बेचना है तो अब ठंडा मतलब कोका कोला होता है। पूरी दुनिया में ठंडा शब्द बोलते ही लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है। ये हमारी ताकत है। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कॉल सेंटरों में जो नियोजक बैठे हैं, जो पूरे विश्व के संस्थानों की सूचनाएं हम तक पहुंचाते हैं, उनका भाषांतरण कैसे हो। ये भाषा की जो संभावनाएं हैं उसमें से एक ये है, और इसको तो मैं कहूंगा कि विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी जहां पढ़ाई जा रही है, वहां पे इस नए रोजगार परक योजना के अंतर्गत कॉल सेंटरों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें किस प्रकार की हिंदी बोली जाए, इसका नियोजन करें। क्योंकि एक घोषित अघोषित रूप से हमें एक ऐसा माध्यम मिल गया है जिससे हम पूरे विश्व में अपनी भाषा में दुनिया के बाजार को, दुनिया के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को समझा सकते हैं।
पर्यटन उद्योग का प्रबंधन कैसे हो, इसका नियोजन समायोजन हिंदी में हो। पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है और इससे संबंधित पाठ्यक्रम जो संभावनाएं हैं विदेशी विश्वविद्यालयों में, उसमें आप इसको पढ़ा सकते हैं कि पर्यटन और होटल उद्योग में हिंदी की क्या संभावनाएं हैं। इस पे शोध होना चाहिए और इसके लिए एक छोटा पाठ्यक्रम बनना चाहिए। भारतीय फिल्मों से लोग बहुत आकर्षित होते हैं, चाहे रूस हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, साउथ ईस्ट एशिया के कई देश हो। तो उन फिल्मों को देखने के लिए एक मौलिक हिंदी शब्दावली का निर्माण करना चाहिए, जिससे एक भारतीय फिल्म को समझने में एक साधारण उस देश का, एक फिलीपींस के आदमी को जानकारी मिल जाए और उसको समझ करके एक भारतीय फिल्मों को देख सके। ये भाषा का बहुत बड़ा उत्कर्ष होगा। पत्रकारिता में आंशिक और पूर्ण रूप से जो भाषाई मिलावट है उसको बंद कर देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल शुद्धतावादी हो जाना चाहिए। भाषा बहता नीर है ये बोल करके बाल की जगह हेयर नहीं लिखा जा सकता, कुर्सी की जगह चेयर नहीं लिखा जा सकता, भात की जगह राइस नहीं लिखा जा सकता, दही की जगह कर्ड नहीं लिखा जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर पे हम भाषा की हत्या कर देंगे। भाषा को परिस्थिति के अनुकूल अगर किसी शब्द को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़े तो वो करे, लेकिन उन शब्दों के लिए जो हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से स्वीकार है उसके लिए अगर हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी भाषा की हत्या करते हैं। दूसरा, बाजार की दुनिया है, विज्ञापन की दुनिया है। विज्ञापन के बाजार में हमारी लिपि और हमारी भाषा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम KAY क्या लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लिपि मरेगी। KAUN कौन लिखेंगे तो एक दिन समय आ जाएगा जब वो समय हमसे कहेगा तुम कौन। इसलिए लिपियों से परिचित कराना नई पीढ़ी को बहुत आवश्यक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षण की व्यवस्था हो या राष्ट्रीय स्तर पे। मित्रों, एक राष्ट्र के प्रति सच्चा समर्पण अपनी भाषा को बचाए रखना है। भौगोलिक सीमाओं का जो निर्धारण और रक्षा होती है वो हमारे सैनिक करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक, साहित्यिक, वाणिज्यिक और आर्थिक सीमाओं का जो संरक्षण संपोषण है वो शिक्षक करते हैं। और भाषा के शिक्षक का तो महत्व दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो ना ही विज्ञान को हम परिभाषित कर पाएंगे, ना ही साहित्य को, ना ही अर्थ को, ना ही समाजशास्त्र को। इसलिए यह जरूरी है कि हम सब मिलकर उस भाषा को जो विश्व की आज नंबर 1 भाषा है, ये विवेक बैठा है, ये कहीं सोच रहा होगा कि हम नंबर 1 है मंडारिन वाले, तो नहीं विवेक, मंडारिन को मैं नंबर 1 नहीं मानता हूं, क्योंकि प्रयोग के दृष्टिकोण से मंडारिन भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ के आसपास है विश्व में, 90-95 करोड़ हो सकती है। और मंडारिन में भी मैं आपको बताऊं कि मंडारिन में भी लगभग मंडारिन के जो उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां और भाषाएं हैं वो भी लगभग 300 के आसपास हैं, जिसमें मुख्य रूप से अलग अलग स्थानों पे जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे यू बोली जाती है कैंटोनी में, ब्रू बोली जाती है संघाई में, मिनीबेई बोली जाती है फुजोऊ में, मिन्नान बोली जाती है ताइवान में, जियांग बोली जाती है, गन बोली जाती है, हक्का बोली जाती है, ऐसे और भी बहुत सारी भाषाएं। और संपूर्ण रूप से जिसे एक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे हम लोग आजकल चीन की भाषा कहते हैं और कहते हैं प्रयोग के दृष्टिकोण से 1 नंबर पे है, उसे हम लोग पोंतुधुआ कहते हैं, मंदारिन। लेकिन अब आ जाओ भैया भारत पे। आंकड़ों के खेल में भी मैं आपको बता दूं, भारत में तो 22 बोलियां हैं जो अनुसूचित हैं और उन सब की लिपियां लगभग देवनागरी हैं। तो उन सब की संख्या को क्यों ना हम अपने में मिला लें। अब चाहे राजस्थानी हो, चाहे मगही हो, चाहे मैथिली हो, आपने तो उससे काट करके हमको 110 करोड़, 105 करोड़, 118 करोड़ जो भी आप संख्या देते हैं, पर मैं आपको बताऊं
मंदारिन में यानी पौंतु धुआ में और हिंदी में मुख्य विभेद क्या है, पठन पाठन के दृष्टिकोण से भी, समस्या और चुनौतियों और समाधान से दृष्टिकोण से भी, क्योंकि पौंतु धुआ के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां एक बोली दूसरी बोली के बोलने वाले लोगों को समझ में नहीं आती है, वो बिल्कुल अपरिचित है एक दूसरे से। और एक बोली बोलने वाला और 290 नंबर वाली बोली बोलने वाले के बीच में कितनी दूरी होगी आप समझ लीजिए। लेकिन ये विवेक उदाहरण बैठा है, ये मगही भी समझ लेता है, मैथिली भी समझ लेता है, राजस्थानी भी समझ लेता है, मराठी अगर लिखी है ध्यान से सुनेगा तो वो भी समझ लेगा, गुजराती भी समझ लेगा, यानी जिनकी भी जो लिपि वो देवनागरी है वो सब समझ लेता है। फिर संपूर्ण रूप से उसको मिला करके 130 करोड़ लोग जिसको बोलते और समझते हैं वो नंबर 1 है कि मंदारिन नंबर 1 है। इसलिए तुम 2 नंबर पे आ गए हो, हम लोग 1 नंबर पे। मित्रों, भाषा स्वाभिमान का विषय है। स्व के अभिमान को जो परिभाषित कर दे वही भाषा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाषाओं के बीच में विभेद न करें। सभी भारतीय भाषाएं भारत की पवित्र नदियों जैसी हैं, लेकिन हिंदी महापवित्र गंगा जैसी है। और हिंदी गंगा इसलिए है क्योंकि आप इसमें जितना मर्जी कूड़ा करकट मिला दें, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, जितने तरह के विचार, जितने तरह के ऐसी चीजें जिसको हम विष्टा कहते हैं, जिसको हम गंदगी कहते हैं, सब मिला दें, फिर भी ये भारत की एक ऐसी भाषा है जो निरंतर गंगा की तरफ प्रवाहित रहेगी, अपने मूल गुण धर्म को नहीं छोड़ेगी और अभी अपनी पवित्रता से पूरे विश्व को पवित्र करती रहेगी। ऐसी हिंदी की संभावनाएं वैश्विक स्तर पे जितनी जरूरी हैं, चुनौतियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही जरूरी है कि मंजुनाथ जी के घर के चौखट के भीतर हिंदी कितनी जीवित है। उनके बेटे, बाल बच्चे, पोते पोतियां, नाती नतनियां, भाभी मौसियां कितनी हिंदी बोलती हैं। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाएगा, राजेश सिंह के घर में इतने बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर उनके घर में हिंदी जीवित है तो हमें कहीं संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे घरों में जीवित नहीं है तो वैश्विक स्तर पे भी बहुत लंबे समय तक व्यापारिक नियोजन को छोड़ के सैद्धांतिक रूप से सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कर्ष के लिए इसको बचाए रखना कठिन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कहूंगा, व्यक्ति नश्वर होता है, भाषाएं हमेशा शाश्वत होती हैं। तो भाषा की शाश्वतता को, उसके जो अक्षुण्ण रहने की जो प्रवृत्ति है, ईश्वरीय गुण है, उसको हम लोग समझें और उसके चिरंतन शाश्वत बने रहने में और बनाए रखने में हम लोग अपना योगदान दें। अपना भौतिक विकास आप अपने संसाधनों से करें, लेकिन अपना आत्मिक विकास आप अपनी मातृभाषा से करें, चाहे आप देश में रहते हो या विदेश में रहते हो। यही हमारी सनातन संस्कृति की प्रवृत्ति है, यही हमारा सनातन उत्कर्ष है, यही हमारा सनातन उत्थान है, यही हमारा सनातन उन्नयन है, जो भारतीयता को समझाती है, मनुष्यता को परिभाषित करती है और मानवता के चिरंतनता में विश्वास रखते हुए अपनी भाषा में प्रवाहित होती है। जय भारत, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतने विस्तृत कैनवास में ले जाकर और इस विषय को जितने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही, जितनी भी सराहना की जाए कम होगा। वो आपका एक विस्तृत अनुभव है, ज्ञान है, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो जैसी हम उम्मीद करते थे वैसा ही समावेशी वक्तव्य आपका हुआ है। ढेर सारी बातें आपने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत की है। शुरुआत करते हुए आपने चिंता और चिंतन को पृथक पृथक समझाया है कि चिंता किस तरह से हमें कमजोर करती है और चिंतन किस तरह से हमें समृद्ध करती है। भाषा का महत्व क्या है, संस्कृति और भाषा के जो संबंध हैं, उनके अंतः संबंध हैं, वो किस तरह के हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का वर्णन करते हुए, बताते हुए
आपने बताया कि किस तरह से हंगरी में, यूएई में, ये बिल्कुल नया तथ्य था मेरे लिए कि यूएई में कक्षा 9 तक जो है हिंदी आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। और ये व्यापारिक कारणों से किस तरह से हिंदी बढ़ रही है, फल फूल रही है। तो आपने हम सभी का ध्यान केंद्रित किया, खींचा कि जो हीनता ग्रंथि है हमारे अंदर, ये बहुत बहुत अवरोधक का काम करती है। जब हम अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और भाषा के क्रियोलीकरण या जिसको इंग्लिश हम परिहास में कहते हैं, अब वो जो स्वरूप हम अपनी भाषा का बनाते हैं, तो हम स्वयं हास्यास्पद स्थिति को प्राप्त होते हैं। और वो आत्मगौरव की भावना हमें क्यों नहीं आती। अनुवाद की कठिनाइयों पर आपने ध्यान खींचा कि अनुवाद एक अच्छा अनुवाद कितना भाषा को आगे ले जाता है। अपने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की बात आपने की कि देवनागरी लिपि कितनी वैज्ञानिक लिपि है, दुनिया की, विश्व की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। और उन्होंने यह भी ध्यान आकर्षित किया कि भारत के जो उच्चायोग के, आईसीसीआर के जो अधिकारी विदेशों में जाते हैं, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कितना प्रभाव बाहर छोड़ती है। और लोग जब बाहर हम होते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। ये बात हमें भली भांति समझनी चाहिए कि आदरणीय विवेक मणि त्रिपाठी जी चीन में अध्यापन कर रहे हैं। चीन के निवासी, वहां के जो लोग हैं, वो आपको भारत का जो है एक प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। और आपकी भाषा, आपका व्यवहार वो उस तरह से पूरे देश जो भाषा का हमारे घर में, क्योंकि ये बहुत गहन बनाया कि अगर प्रयोजन हमारा स्पष्ट नहीं है तो आवाज मेरी जा नहीं रही है। नहीं आ रही है, बीच में रुक गई थी। तिवारी जी, आवाज की समस्या हो रही है सर। अभी बोलेंगे तिवारी जी। हाँ जी, हाँ, तो कुछ जो है ठीक है, कनेक्शन अभी आवाज आ रही है। तो हाँ जी, तो आपके द्वारा ये बताया गया कि जो भाषा का संस्कार है वो हम अपने व्यवहार से, अपने भाषाई प्रयोग से देते हैं। और वो एक बहुत जरूरी काम है। कॉल सेंटर की भाषा पर आपने कहा कि अगर ये ठीक कर लिया जाए तो हम पूरे विश्व में किस तरह से हिंदी को और आगे ले जा सकते हैं और उसके सही स्वरूप को पहुंचा सकते हैं। ढेर सारे संदर्भों को आपने आज अपने वक्तव्य में समाहित किया है। मैं इस हेतु पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं इस मंच से। और हमारे साथ जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, उनके कुछ सवाल होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, मैं चाहता हूं कि वो क्रम से ले लिया जाए। तो जो लोग आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनका स्वागत है। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके एक एक करके आप सीधे रूबरू हो सकते हैं, अभिमुख हो सकते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा के साथ मैं अपनी मैं बात शुरू कर लूं। महोदय, ये जिज्ञासा मेरे मन में है कि जैसे किसी को बाहर जाना है हिंदी अध्यापक के रूप में, तो उसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में क्या अनिवार्य अर्हता क्या होती है और किस तरह से वो एक सामान्य प्रक्रिया क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो अनिवार्य अर्हता है, 5 साल का शिक्षण का आपके पास अनुभव होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आप कार्य कर रहे हो। इसके अलावा जो शैक्षणिक अर्हता है, उसमें अगर आप पीएचडी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीएचडी नहीं है, एमफिल है, तब भी आपका चयन हो सकता है। साल में लगभग एक बार हमारे यहाँ से विज्ञापित होता है, जिसमें हम आवेदन आमंत्रित करते हैं और उसके अंतर्गत साक्षात्कार की व्यवस्था होती है। और जिन लोगों का चयन होता है उनका 3 वर्ष के लिए हम एक सूचीबद्ध कर देते हैं उनको, और 3 साल के अंतर्गत रिक्त होने वाले स्थानों पे उनकी हम नियुक्ति करते हैं हिंदी पठन पाठन के लिए। आजकल ये व्यवस्था 1 साल की हो गई है, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। और मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूं कि किसी शिक्षक को 1 वर्ष के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष 6 महीना तो उसे उसके परिवेश को समझने में लग जाता है। और जब वो पढ़ाने के योजना के अंतर्गत कार्य शुरू करता है
तब तक 1 वर्ष संपूर्ण हो जाता है और उसे वापस आना पड़ रहा है। तो इस नियोजन पे भी हो सकता है भविष्य में कभी बात होगी। मैं तो बहुत कनिष्ठ और बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार व्यक्त करने से कभी पीछे नहीं रहता, क्योंकि जब तक व्यक्त नहीं किया जाएगा, अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा, तब तक सुना भी नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी है कि मंजुनाथ जी के मन में कोई बात आ जाए तो वो कर दे, मन में रखने की जरूरत नहीं है। तो आपने बहुत सही पूछा, और अभी हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में पुनः विज्ञापित होने वाला है। आप में से जो लोग विदेशों में जाकर के हिंदी पढ़ाने के इच्छुक हों, वो वहां पे अपना आवेदन कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अब मैं जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, उनके जो भी सवाल हैं, उनके जो प्रश्न हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सर मैं अर्चना पांडे नमस्कार, दुर्ग से बोल रही हूँ सर। प्रयास प्रकाशन बिलासपुर की सदस्य हूँ। मैं ये एक आग्रह करना चाहती हूँ आशीष सर से मुख्यतः, कि जो सिर्फ हिंदी के शिक्षकों को ही नहीं, साहित्यकारिता में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस क्षेत्र के लिए भी कुछ ऐसे प्रयास करें कि ऐसे संस्थाओं को जोड़ने की कृपा करें, जैसे कि आज के प्रोग्राम में मुख्यतः एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में जैसे आज किया गया। तो उससे क्या होगा, जो साहित्यकारिता में नए कदम रख रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने, समझने और करने का मौका मिलेगा। तो उस विषय में सर की क्या मंशा है? आशीष सर। मेरी मंशा तो हमेशा ठीक रहती है, और मैं ठीक मंशा से ही हमेशा काम करता हूँ। तो मंशा पे तो शक मत कीजिए, और मंशा पे शक करना हो तो हरिद्वार के मनसा देवी चले जाइए, वहां पे थोड़ी शांति मिलेगी। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं है। दूसरा, आप प्रोग्राम बोलेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप कार्यक्रम बोलिए। कार्यक्रम, जी। ठीक है। जब हम एक छोटे से पटल पे अपनी संपूर्ण भाषा, अपनी अभिव्यक्ति को अपनी भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वैश्विक पटल पे कैसे करेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत वरिष्ठ शिक्षक, बहुत नामी है, बहुत स्वनाम धन्य है। हम लोग मॉरिशस एक साहित्यिक यात्रा पे गए संगोष्ठी में। वहां पे मॉरिशस के महाविद्यालय में पढ़ाने वाले एक शिक्षक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने से जरा उपहास हो जाता है, उनके घर जाना हुआ। उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि आज शाम को आप हमारे घर चाय पे सादर आमंत्रित हैं। तो हम 10-12 लोग उनके घर चले गए। वहां जाने के बाद पता चला कि जो माननीय अध्यापक महोदय हैं, उनके जुड़वा बच्चे नहीं है, ट्रिपलेट है, 3 है एक साथ। अब ऐसा शिक्षक आप ढूंढ लीजिएगा जिसके 3 बच्चे हैं, तो आपको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसकी बहुत प्यारी सी बिटिया थी, और उससे हमारे एक वरिष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक ने पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो। उसने जवाब ही नहीं दिया। हम सब थोड़े से मतलब भौचक्के रह गए कि आखिर ये जवाब नहीं देती है। तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ तो बोलो। तो उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बताइए जो दादाजी पूछ रहे हैं। तो उसने कहा, पिताजी इन्होंने 2 पंक्ति में 2 गलतियां की हैं। पहले तो इन्होंने मुझसे पूछा पहले प्रश्न में कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो, और दूसरी पंक्ति में इन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, इनको दृष्टि दोष भी है, उसका शब्द प्रयोग देखिए, मैं तो बेटी हूं, 2 चोटियां बांध रखी है, दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर हम लोगों ने सुधार के उससे पूछा कि बेटी किस, उसी प्रोफेसर, में नाम नहीं लूंगा, उस प्रोफेसर साहब ने, उनसे आचार्य महोदय ने पूछा कि बेटी तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। तो उसने कहा कि अब मैं आपको बिल्कुल उत्तर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कक्षा में नहीं पढ़ती हूँ, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आप देखिए कि हमारा हिंदी का स्तर कहाँ है और विश्व के अन्य देशों में पढ़ाए जाने वाले हिंदी का स्तर कहाँ है। ये कक्षा और कक्षा हमारे उच्चारण संबंधी दोष को कितनी मतलब विद्रूपता के साथ निरूपित कर रहा है, आप इसको देखिए। तो मैं यहाँ हमेशा ये कहूंगा अर्चना जी कि प्रश्न को प्रश्न रखिए। प्रश्न का मतलब है अधिकतम 10-12 शब्द। प्रश्न क्या है निश्चित कर लीजिए कि ये प्रश्न है मेरा, तभी मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। और प्रश्न करते समय जो आप भूमिका बनाते हैं, उसमें कम से कम इस पटल पे, जिसका नाम ही कावेरी गंगा है, उस पर बिल्कुल विशुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग कीजिए। जो दूसरी संस्थाओं की आपने बात करी जोड़ने की, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद या हमारा परिषद जो भी है, उसमें जब जैसे जरूरत पड़ती है आप हमारे यहाँ अपना निबंधन करा सकते हैं अपनी संस्था का। आप कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए हम लोग आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से आपको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक आग्रह पत्र और अपनी योजनाओं को
मूर्त रूप देकर के यानी कागज पे उतार करके ठीक से व्यवस्थित रूप से हमारे यहाँ भेजिए, उस पर विचार किया जाता है। जी धन्यवाद महोदय। तो और जो हमारे साथ प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं उनके प्रश्न आमंत्रित हैं या जिज्ञासाएं हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप? अगर कोई प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जी, मैं तेजवीर शर्मा, हिंदी प्राध्यापक, सर्वप्रथम डॉक्टर साहब जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आयोजक मंडल जी को दिल की गहराई से सादर प्रणाम करता हूं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारी हिंदी में जो अनेक चुनौतियां बताई है, सर्वप्रथम सर मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे जो माता पिता है वो भी उत्तरदायी है, क्योंकि बच्चों को वो इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, अगर वो हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से अच्छी पकड़ बना करके अच्छी प्रकार से पढ़ाई करके वहां पर जाए तो उन्हें अच्छा रोजगार भी वहां पर मिलेगा। और सर इसके लिए दूसरी जो है हमारी सरकार भी उत्तरदायी है। जिस प्रकार से हिंदी जब पखवाड़ा आता है, नेता भाषण देते हैं जोर शोर से, लेकिन बाद में इसको भुला देते हैं। इसके लिए माता पिता को भी चाहिए कि वो हिंदी को बढ़ावा दे, और हम जो साथी हैं हिंदी उससे जिसमें हमारे सभी प्राध्यापक हैं, अध्यक्ष हैं, हमारा भी पावन कर्तव्य बनता है कि हिंदी को बढ़ावा दे। सर मैंने छोटी सी कविता लिखी है, अगर मैं आज्ञा चाहता हूँ, अगर सुनाने की आप आज्ञा प्रदान करते हैं तो मैं सुनाऊं सर। नहीं, कविता सुनाने की आज्ञा तो आपको मंजुनाथ जी या तिवारी जी देंगे, मैं कौन होता हूँ? हाँ जी, वो मैंने एक समस्या को उठाया है सर, जिसमें हमारे हिंदी के गौरव के बारे में बताया है सर इस संक्षिप्त कविता में। जी धन्यवाद जो है कितना समय लेंगे आप? 2-3 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। चलिए स्वागत सर। मेरा जो शीर्षक है कविता का, हिंदी बना दी दास। हिंदी बना दी दास अंग्रेजी का है राज, हिंदी बना दी दास अंग्रेजी का है राज। हिंदी की देख ऐसी दशा, मन में है कसक दिल में है तड़प, मन में है कसक दिल में है तड़प। गंगा जैसी पावन भारत की बिंदी, हमारी आन बान और शान है। फिर ये क्या सुर तुलसी कबीर को क्यों भुला दिया। हिंदी का पखवाड़ा आते ही सरकारी कार्यालयों में वंदनवार सजाई जाती है। नेता भाषण देते हैं, 14 सितंबर के बाद इसे भुला देते हैं। ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे देशवासियों, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है। लिपि इसकी देवनागरी, स्वर व्यंजन मोती माल है। स्पष्टता इसकी पहचान है, वैज्ञानिकता आधार है, वैज्ञानिकता आधार है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद सर जो आपने मुझे समय दिया इसके लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद। और कोई प्रतिभागी साथी कोई प्रश्न है अगर तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा समय अधिक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी का है। राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा इस तरह की संगोष्ठी में हम जैसे लोगों को आना। और कांदवे सर बहुत अच्छे तरह से उन्होंने परिभाषा जो दी हिंदी भाषा की वो विचारणीय है। और बस पूरे इसके मंच के मतलब पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिन बातों को कहा गया है उसे वैश्विक पटल पर और उन्हीं परिभाषाओं को अगर वैश्विक पटल पर रखा जाए और परिभाषित किया जाए तो मुझे लगता है कि जो हिंदी को दुरूह समझा जा रहा है और उसे व्यापारिक भाषा नहीं माना जाता, तो इन तमाम कमियों पे बहुत अच्छी तरह से कटाक्षेप हो सकता है और अपनी बातें अच्छी हो सकती हैं। और बाकी तो मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा क्योंकि अधिकतर प्रश्नों के जवाब जो मन में थे सर ने दे दिए। इसके लिए सभी को बार बार आभार और धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। आगे बढ़ते हुए अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस मंजुनाथ जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मुख्य वक्ता के साथ समस्त सुधी जन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर एस मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद हेतु मुझे अवसर देने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो ये 96 व्याख्यान है, इस व्याख्यान के इस पटल पर व्याख्यान हेतु इस पटल पर जुड़ करके जो अपना बहुमूल्य समय इस व्याख्यान के लिए दिया है
और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो है आदरणीय डॉक्टर आशीष कंदवे जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। विदेशों में हिंदी अध्ययन अध्यापन चुनौतियां, तो इस तरह के जो विषय हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय होता है। ज्यादातर लोग जो है हिंदी का जिस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं और ये सभी हम सभी जानते हैं, फिर भी आदरणीय आशीष कंदवे ने बहुत ही मतलब सारगर्भित रूप से जैसा हिंदी का माहौल बना हुआ है और हिंदी को कैसे हमें आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी जिस प्रकार के होते हैं, इन सभी विषयों पर आपने जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्याख्यान आज प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए मैं अपने आयोजक मंडल की ओर से और मैं अपनी ओर से भी आपके जो मुख्य वक्ता जो है आदरणीय डॉक्टर आशीष कंदवे जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुनाथ जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख करके। और हिंदी में 2 ही मूंछ वाले हैं, एक दक्षिण में है और एक दिल्ली में है। पहले जब भी मैं देखता था तो मंजुनाथ जी की मूंछ ही देखता था, मैंने कहा ये भाई तो अपना मूंछ वाला भाई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसके साथ हमारे इस व्याख्यान में जो अक्सर जुड़ते रहते हैं हिंदी प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और जैसे कि हिंदी के जो छात्र और उसके साथ साथ हिंदी के जो अभिमानी जितने भी इस व्याख्यान में जुड़ते रहते हैं, जुड़ करके हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं। अभी जो आज का तो 96 व्याख्यान है और आगे भी 100वां व्याख्यान होगा और आगे भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे साथ जितने भी जो प्रतिभागी के रूप में अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और हिंदी प्रेमी, हिंदी छात्र जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य जैसे कि पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा मंगलुरु यहाँ के प्राचार्य, और उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा वहाँ के प्राचार्य, और इसके साथ जो संचालन कर रहे हैं मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी, हम दोनों मिलकर के यह जो काम चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, इन सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रूप से आगे बढ़ रहा है। आज का भी यह संपन्न हुआ है। मैं इन सभी को मेरे हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अवसर देने के लिए भी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आशीष सर, आपका और एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबका बहुत आभार, आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना और इतना समय दे दिया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अर्चना जी का एक प्रश्न है कि संगोष्ठी का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो अर्चना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संगोष्ठी के आयोजक मंजुनाथ जी, जयशंकर जी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, आप इनसे संपर्क करिए और प्रावधान है कि नहीं ये भी यही बताएंगे। तो अभी ही घोषणा करवा दीजिए सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अधिकारों का अतिक्रमण कभी नहीं करता। जो नियोजन, जो संस्था जो कार्यक्रम करती है उसका एक नियोजन होता है, उसकी एक परिधि होती है, उसी परिधि के अंतर्गत वो कार्यक्रम करती है। तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रावधान होगा तो आप लोगों को प्रमाण पत्र जरूर दिया जाएगा। यही प्रमाण क्या कम है कि आप हम लोगों के साथ हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी में स्क्रीनशॉट बोलना जरा कठिन होता है, इसलिए ये मजबूरी में स्क्रीनशॉट बोलना पड़ता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको प्रमाण पत्र ही मान लें। देखिए पिंकी जी बस नहीं है अभी तिवारी जी उसके बारे में स्पष्ट कर दें। सर मैंने वो काम कर लिया था, इसलिए मुझे हंसी आ गई। जी जी, धन्यवाद इतने मूल्यवान वक्तव्य के लिए। हम लोगों ने जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, शुरू में हमने प्रमाण पत्र निर्गत किए थे। बाद में लगा कि उनकी निरर्थकता का बोध हुआ और ये लगा कि एक अतिरिक्त श्रम उसमें प्रमाण पत्र के वितरण में जाता है और तमाम लोग ऐसे थे जो केवल प्रमाण पत्र के लिए जुड़ते थे। तो ये लगा कि उसको प्रणाम कर लिया जाए उस व्यवस्था को। तो अब जो लोग आते हैं वो वास्तव में कुछ अर्जित करना चाहते हैं, तो ये क्षमा चाहते हैं जो लोग, और प्रमाण पत्र करेंगे भी क्या। वेबिनार्स के इतने प्रमाण पत्र लोगों को मिले, वो यही जो आपने बताया है, जो हम समृद्ध हुए हैं इतनी ओजमयी वाणी में, इतना ढेर सारा अनुभव जो आपका विशद अनुभव है वो हमें जो प्राप्त हो सका है, हम उसे ही संभाल लें। तो फिर कागज और प्रमाण पत्र संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत वो क्या है ना सर, अपने संस्था में भी उसे जमा करना पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छा है। जयशंकर जी, आपकी 3 शब्द मुझे बहुत पसंद आ गए हैं। प्रमाण पत्र को प्रणाम और ये विषय में दे जा रहा हूँ आप लोगों को। आप सब लोग इस पे लेख लिखिए, प्रमाण पत्र को प्रणाम, इस पे व्यंग लिखिए, इस पे कविता लिखिए और देखिए क्या सुंदर संकलन बनेगा। प्रमाण पत्र को प्रणाम,
इन्हीं 3 शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर किसी ठीक है, प्रणाम प्रणाम। मुलाकात होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सभी के प्रति धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद बहुत आभार। आभार गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो, सब आशीर्वाद। विशेष रूप से आदरणीय कंधवे महोदय के प्रति कि उन्होंने मेरे अनुरोध को, मेरे निवेदन को स्वीकार करके अपना मूल्यवान समय दिया और ये हमको समृद्ध किया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। सभी के बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।